वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डी बाई डे ऑल्टरनेट डेज में फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलेवेंट वीडियोस, ऑनलाइन लर्निंग मेथड से रेलेवेंट वीडियो। तो इस तरीके से मैं अपने चैनल पे आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज है उसका लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक है हमारा हाउ टू बिल्ड अ गुड वेबसाइट एज अ डिजिटल मार्केटर। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम इसको देख लेते हैं डिटेल। Building a good website as a digital marketer involves a combination of strategic planning, user experience design, content creation and technical implementation। तो ये मतलब इसका इंट्रोडक्शन है। अब मैं इसको आपको इन डिटेल बताऊंगा एज स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हेल्प यू क्रिएट टू इफेक्टिव वेबसाइट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आपको गाइड करूंगा ताकि आपको हेल्प हो एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट इफेक्टिव वेबसाइट क्रिएट करने के लिए एज एन डिजिटल मार्केटर। तो मैंने फर्स्ट में मैंने रखा है डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसमें मैंने ऐड किया है पर्पस एंड ऑडियंस। पर्पस में क्या हम देख लेते हैं, डिटरमाइन द प्राइमरी पर्पस ऑफ योर वेबसाइट, लीड जनरेशन, ई कॉमर्स, ब्रांड अवेयरनेस। तो आपकी वेबसाइट जो है, पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप वेबसाइट किस लिए बना रहे हैं। लीड जनरेशन के लिए बना रहे हैं, कोई ई कॉमर्स सेटअप बना रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वेबसाइट एज ए डिजिटल मार्केटर जो वेबसाइट डेवलप करता है वो लीड जनरेट करने के लिए, लीड्स को जनरेट करने के लिए, बेसिकली लीड्स क्या होती हैं इन द इजी वर्ड्स, सेल्स को जनरेट करने के लिए ई कॉमर्स सेटअप जो है एज ए डिजिटल मार्केटर अपनी वेबसाइट डेवलप करता है। तो वो उसमें की ई कॉमर्स सेटअप बनाता है। ई कॉमर्स सेटअप क्या होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट सर्विसेज को, लाइक अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स बिजनेस है। और वहाँ पे जितने भी आप स्टोर्स ऑनलाइन खुले हुए आप देख रहे होते हैं, ओपन देख रहे होते हैं, वो सब ई कॉमर्स बिजनेस में ऐड होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देती, तो एज एन डिजिटल मार्केटर भी अपनी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स सेटअप करने के लिए वेबसाइट डेवलप कर रहा होता है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। और भी जो भी आपके नेशो, आप कोई भी सर्विसेज हो, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ मैंने इसमें जो चीज़ें ऐड करी हैं बेसिक में आपको सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली बता रहा था। और भी सर्विसेज ऐड करने के लिए आप वेबसाइट अपनी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटर के केस में, डिजिटल मार्केटर का काम ही यही होता है कि वो बिज़नेस को जनरेट करे, अपनी सेल्स को प्रमोट करे, या जिन एफिलिएट मार्केटिंग के साथ वो अटैच है, एफिलिएट है। एफिलिएट का मतलब ये बेसिकली होता है कि अगर अमेज़ॉन के साथ एफिलिएट है, अगर आप अली एक्सप्रेस के साथ एफिलिएट हैं, अगर आप डिजी स्टोर 24 के साथ एफिलिएट हैं, अगर आप CPA मार्केटिंग के साथ एफिलिएट हैं, अगर आप उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो अपनी वेबसाइट डेवलप करके भी लोग करते हैं। और कॉन्टेंट, इंफॉर्मेशनल वैल्यूबल कॉन्टेंट, जैसे मैंने कॉन्टेंट मार्केटिंग के केस में प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ऐड करके, इंफॉर्मेशन कंटेंट ऐड करके, तो उसके थ्रू भी बिजनेस जनरेट करते हैं। तो पर्पस हमें पता होना चाहिए कि हमने वेबसाइट को किस लिए डिटरमाइन करना है। हमें प्राइमरी पर्पस हमें पता हो हमारी वेबसाइट का, बेसिकली ये चीज़ है। ऑडियंस हम देख लेते हैं, ऑडियंस हम देख लेते हैं, आइडेंटिफाई और टारगेट ऑडियंस एंड देयर नीड्स, टेलर वेबसाइट कंटेंट एंड डिज़ाइन टू एड्रेस दीज नीड्स। तो हमने इन चीज़ों को हमने समझना होता है कि हम आइडेंटिफाई करें अपनी ऑडियंस को, उनकी नीड्स को, और कंटेंट जो है हम अच्छे से डिज़ाइन करें हमारी ऑडियंस की नीड्स के अकॉर्डिंगली। अच्छा, सेकंड पे मैंने इसमें रखा है प्लान एंड डिज़ाइन। इसमें मैंने दो चीज़ें ऐड करी हैं, साइट मैप एंड वायर फ्रेम्स। साइट मैप बेसिकली क्या होता है, क्रिएट अ साइट मैप टू आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। दिस इंक्लूड मेन पेजेस, सब पेजेस एंड नेविगेशन पाथ्स। इसके अंदर हमारे पास साइट में मैप में जो होता है वो मेन पेजेस ऐड होते हैं, जो वेबसाइट के मेन पेजेस होते हैं, सब पेजेस होते हैं। जो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो ऐड होते हैं, और हमारी वेबसाइट अच्छे से नेविगेट, और उसमें नेविगेशन पाथ्स वगैरह ऐड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, वायर फ्रेम्स क्या होता है, डेवलप वायर फ्रेम्स और मॉकअप ऑफ योर वेबसाइट लेआउट। दिस हेल्प्स विजुअलाइज द डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी बिफोर डेवलपमेंट। तो वेबसाइट बनाने से पहले जो किस तरीके से वो उसकी विजुअलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें। तो वायर फ्रेम्स का वो काम होता है कि वो प्रोडक्ट को, वेबसाइट को, थीम्स को, कलर्स को, सारी चीज़ों को, जो भी हमारी वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो बिफोर द डेवलपमेंट वो सारी चीज़ें, लेआउट वगैरह कैसा है, मॉकअप वगैरह, वायर फ्रेम्स और मॉकअप, बेसिकली ये चीज़ होती है। तो आई होप क्या भी समझ गए होंगे। अच्छा, इस फिर नंबर 2 में ही मैंने जो ऐड किया इसमें यूज़र एक्सपीरियंस, फोकस ऑन यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ensure easy navigation, fast loading themes and a responsive design
दैट वर्क्स वेल ऑन ऑल डिवाइस। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि आपकी जो वेबसाइट है उसका यूएक्स इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए बेसिकली कि वो ऑल डिवाइसेस पे रेस्पॉन्सिव हो। सेंट्रिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपके ऐसे हो कि आप इंश्योर करें बेसिकली कि नेविगेशन फास्ट हो, लोडिंग टाइम अच्छा हो, वेबसाइट का जल्दी से पेज लोड हो जाता हो, पेज स्ट्रक ना होता हो, पेज रुकता ना हो। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें होती हैं। इसको देखते हुए हमने जो है वो सारी चीज़ें अपनी देखनी होती हैं। ये बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस होता है। इसमें बात करने के लिए और चीज़ें भी कि आपकी वेबसाइट तमाम डिवाइसेस पे अच्छे से वर्क करे, रेस्पॉन्सिव हो, लाइक टैबलेट पर वर्क करे अच्छे से, लाइक और डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस पे आपकी वेबसाइट वर्क करनी चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ होती है, ये यूएक्स होता है। इसको बहुत देख के और ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यूएक्स यूआई यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस ही अगर अच्छा नहीं है वेबसाइट का, तो यूज़र वेबसाइट को छोड़ के चला जाता है। इतनी एडवांसमेंट का दौर है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आपका पेज ज़रा सा भी स्ट्रक हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यूज़र उसको क्लोज़ कर देता है, फिर वो उसका इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। अच्छा, थर्ड पे हमने इसमें ऐड किया है कंटेंट क्रिएशन। वही वाली बात थी, कंटेंट क्रिएशन। इसमें तीन चीज़ें, क्वालिटी कंटेंट, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉल्स टू एक्शन। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटी कंटेंट, डेवलप हाई क्वालिटी रेलेवेंट कंटेंट दैट प्रोवाइड्स वैल्यूज टू योर visitors. The includes text, images, videos and other multimedia elements. तो आप बनाएं, डेवलप करें हाई क्वालिटी रेलेवेंट कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट, अब टू द पॉइंट कंटेंट। अगर आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, अगर किसी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें किसी जो है वो डिफरेंट जो है वो लाइक गैजेट्स का उसमें जिक्र ना हो। अगर आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स उसको प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, या किसी आप ट्रैवल एजेंसी की सर्विसेज को आप प्रमोट कर रहे हैं लीड जनरेट करने के लिए, तो उसमें फिर स्पोर्ट्स का जिक्र ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वैल्यूबल कंटेंट आपका होना चाहिए। जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन ना हो उसके अंदर, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन हो, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आपके विजिटर्स को अट्रैक्ट करे, अच्छे टैक्सेस के साथ, अच्छे इमेजेस के साथ, अच्छी वीडियोस ऐड यानी कि मल्टीमीडिया एलिमेंट्स ऐड करने के साथ। तो ये क्वालिटी कंटेंट होता है बेसिकली। इसको हम कंटेंट मार्केटिंग के केस में भी, प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और अगेन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आप लोग समझते हैं कि एक वेबसाइट के लिए कितनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। क्या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कि एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स बाय यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, मेटा टैग्स, ऑल टैग्स फॉर इमेजेस एंड प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर्स हो आपके कंटेंट के अंदर, और आपका मेटा टैग्स उसके अंदर ऐड हो, ऑल टैग्स उसके अंदर ऐड हो, इमेजेस उसके ऑप्टिमाइज्ड हो, फॉन्ट्स ऑप्टिमाइज्ड हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो है सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो वेल ऑप्टिमाइज वेबसाइट होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देख लेते हैं कॉल्स टू एक्शन। स्ट्रैटेजिकली प्लेस CTA to guide visitors toward desired actions such as filling out a contact from making a purchase or subscribing to a newsletter। यानी कि हमारे कंटेंट के अंदर, हमारी वेबसाइट में कॉल टू एक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। कि कॉल टू एक्शन नहीं हो। कॉल टू एक्शन बेसिकली खाने में नमक का काम करता है। कि आपने बहुत अच्छी सी कोई डिश बनाई, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए, लेकिन आप उसमें सॉल्ट ऐड करना भूल गए, नमक ऐड करना भूल गए। इसकी एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरीके से आपको कोट कर रहा हूँ कि आप उसमें नमक ऐड करना भूल गए, तो वो जो इतनी सारी आपकी मेहनत होती है, वो सारी की सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। और जब थोड़ी देर के लिए लोग ये बोलते हैं कि यार सारी चीज़ इसमें ऐड है, सब कुछ है, सारी मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन इसमें नमक नहीं है, तो इसलिए इसका टेस्ट हमें नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसमें नमक ऐड किया जाए। तो ये चीज़ होती है। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। एक वेबसाइट बना ली, कंटेंट आपने अच्छा इन्फॉर्म ऐड कर दी, अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी निश आपने जो है वो उठा ली, अच्छी निश पे आप काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन उसमें आप कॉल्स टू एक्शन बटन आप जो है वो आपने नहीं ऐड किया, तो विजिटर आएगा, वो कंटेंट को पढ़ेगा, सिंपल और चला जाएगा। तो आपकी वहाँ से सेल्स और लीड्स जनरेट नहीं हो सकेंगी।
आपको वो सबसे मज़ीद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट उस तक नहीं जा सकेगी, और वो डिफरेंट जो है वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चला जाएगा और वहाँ से वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज ले लेगा। तो ये चीज़ होती है। तो कॉल्स टू एक्शन बटन अपनी कंटेंट के अंदर, अपनी पेजेस के अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। और कॉल्स टू एक्शन बटन क्या होता है? लर्न मोर, साइन अप, ये सारी चीज़ें होती हैं। विजिट मोर, इस तरह के कॉल्स टू एक्शन बटन आपने ऐड करने होते हैं। इस तरह के आपने शॉर्ट वर्ड्स लिख के, कैची वर्ड लिख के आपने ऐड करना होते हैं बटन, ताकि वो उस पर आपका यूज़र, आपका विजिटर, आपका रीडर जब उस पर क्लिक करता है, जब उस पे जाता है, तो वो किसी लैंडिंग पेज पे पहुंचता है। आपने वहाँ कोई लैंडिंग पेज ऐड किया हुआ होता है, या जिस प्रोडक्ट जिस सर्विस से रेलेवेंट आप काम करें, जिस प्रोडक्ट जिस सर्विस के रेलेवेंट, तो वहाँ उनके लैंडिंग पेज पे पहुंचता है। आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को, अगर आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशनल होता है, आपकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो वो परचेज़ करता है, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। बेसिकली डिजिटल मार्केटर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एज एन डिजिटल मार्केटर हमारा काम ही होता है कि सेल्स को जनरेट करना, लीड्स को जनरेट करना, और क्वालिटी के साथ जनरेट करना। सिर्फ ये नहीं कि सेल्स और लीड बस जनरेट करते रहना, क्वालिटी के साथ जनरेट करना, अपनी ऑडियंस को इस्टेब्लिश करना, अपनी ऑडियंस भी बनाना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, फोर्थ पे मैंने इसमें ऐड किया टेक्निकल आस्पेक्ट्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें मैंने जो ऐड करी है, 3 चीज़ें ऐड करी हैं: डोमेन एंड होस्टिंग, CMS और प्लेटफॉर्म, एंड मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस। तो इसमें मैंने 3 चीज़ें ऐड करी हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है? चूज़ अ मेमोरेबल domain name and reliable hosting provider. Ensure your website is secure with an SSL सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमने एक मेमोरेबल डोमेन नेम लेना होता है। वो हम अपनी प्रोडक्ट और नेट से रेलिवेंट भी ले सकते हैं, उससे और एसईओ अच्छी होती है। उससे ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ भी अच्छी होती है। ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेबसाइट के केस में बेसिकली। एनीवेज, तो हमने अपनी प्रोडक्ट से, अगर हम कोई स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट जो है वो हम प्रमोट कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो हमने उसी से रेलेवेंट जो है वो, जैसे स्पोर्टी, इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रो, इस तरह के डोमेन नेम हम लें, मेमोरेबल डोमेन नेम लें, जो कि हमारे यूज़र की को जो है वो याद रह जाएं, और वो उस कीवर्ड पे सर्च करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स को सर्च करते हुए इलेक्ट्रा पे पहुंच जाए, या वो स्पोर्टी पे पहुंच जाए और उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एनीवेज, डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के केस में, अगर आपने किसी लोकल होस्टिंग से अगर आपने होस्टिंग परचेज़ कर ली, तो वो उसमें आपको डिफरेंट किस्म की, आपको जो है उसमें प्रॉब्लम्स, आपको कॉम्प्लिकेशंस आपको पेश आती हैं, प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, जिससे आपकी वेबसाइट ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही होती, अप टाइम ठीक नहीं मिल रहा होता, स्टोरेज क्लाउड ठीक नहीं मिल रहा होता। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और SSL जो होता है बेसिकली, वो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली SSL हमारी वेबसाइट के लिए, क्योंकि हमारे डेटे को ये इंश्योर करता है, सिक्योर करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं अगेन इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, SSL बेसिकली होता है सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर। बेसिकली SSL का मतलब ये होता है सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर। SSL is standard technology for securing an internet connection by encrypting data sent between a website and a browser or browser to servers. It prevents hackers from seeing or stealing any information transferred, include पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा। बेसिकली SSL का काम होता है, SSL एक ताला होता है, एक लॉक होता है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एक ताला, एक लॉक होता है जो हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, जिससे हम हैकर्स से बचे रहते हैं। हमारा रीडर, हमारा जो विजिटर है, वो भी हैकर से, उसका भी डेटा हैकर से जो है वो सेफ़ रहता है। और वेबसाइट ऑनर का भी डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो हैकर से जो है वो सेफ रहती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कार्ड इन्फॉर्मेशन आपने पुट करना होती है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़र ने अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन पुट करना होती है। वेबसाइट ऑनर की भी उसके अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है कि वो इस अकाउंट पे इतनी मनी ट्रांसफ़र कर दे। और सारी ऑनलाइन प्लास्टिक मनी आपको बेसिकली पता ही है, डिजिटल मनी बेसिकली आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी कि वो इतनी मनी ट्रांसफ़र कर दे तो ये सर्विस और ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लेगा। तो बेसिकली हैकर्स जो होते हैं, वो आपको पता है, जहाँ जो है वो, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। तो मैं सिर्फ आपको
शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ कि हैकर्स होते हैं और वो डाटे को हैक कर लेते हैं, वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, तो उससे वेबसाइट ऑनर भी प्रॉब्लम में आ जाता है और यूज़र भी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये चीज़, तो इस तरह की केस, इस उस तरह की केस स्टडी देखी भी गई है और डे बाय डे इस तरह की चीज़ें हो भी रही होती हैं। तो बेसिकली एसएसएल एक लॉक होता है कि उससे आपकी वेबसाइट की भी वैल्यू बढ़ती है, यूज़र पे आपका, यूज़र और रीडर, यूज़र जो भी विजिटर है, यूज़र है, रीडर है, उसका ट्रस्ट डेवलप होता है आपकी वेबसाइट पे और वो इजीली आता है और वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करके वो सारी चीज़ें कर लेता है। तो ये चीज़ होती है, एसएसएल बेसिकली इसलिए ज़रूरी होता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं CMS और प्लेटफॉर्म डिसाइड वेदर टू यूज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये चीज़ होती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो, उसको हम शॉर्ट में CMS कहते हैं। लाइक वर्डप्रेस, अ वेबसाइट बिल्डर, like Squarespace or a custom build solution, each has its own advantages depending on your needs। मतलब आपकी नीड्स पर डिपेंड करता है। बेसिकली जब आप वेबसाइट जब आप डेवलप करते हैं, बेसिकली किसी ना किसी आपको कोई ना कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है, जिसको हम शॉर्ट में CMS बोलते हैं। लाइक वर्डप्रेस, लाइक विक्स, आपने नाम सुना होगा, WIX, विक्स। तो लाइक ये बेसिकली CMS हैं, ये बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको आप इंस्टॉल करके इस पर अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट जो थ्रू आउट AI जनरेटेड भी वेबसाइट्स होती हैं जो आप वन क्लिक पे जस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक फर्दर बात हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको CMS आपको समझा रहा हूँ कि बेसिकली CMS ही होता है। लाइक आपने ब्लॉगर भी देखा होगा, तो उस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, आपने जस्ट जाके अपना कंटेंट पोस्ट करना होता है। तो बेसिकली वो भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है, CMS ही होता है। लेकिन वो गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट है, उसमें इतनी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो आपको एडवांस ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसमें इतने प्लगइन्स नहीं मिलेंगे जितने आपको वर्डप्रेस में मिलेंगे। तो बेसिकली ये होता है। और मोस्टली जो जो दुनिया के अंदर जो मोस्टली जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं या जो वेबसाइट ऑनर्स हैं, वो वर्डप्रेस को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपनी अपनी नीड्स पर डिपेंड करता है, कुछ लोग विक्स की तरफ भी जाते हैं और इस तरह के और भी CMS मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं सारे अगर डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी और आप लोग इरिटेट होंगे। तो बेसिकली मेन पर्पज़ था आपको कॉन्सेप्ट समझाना, तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस। मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट डेवलपर के लिए। अगर आप एज एन डिजिटल मार्केटर भी अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी होती है। इंश्योर योर वेबसाइट इज़ मोबाइल फ्रेंडली एंड परफॉर्मेंस वेल ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड डिवाइसेस। आपकी मोबाइल जो है, आपकी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट जो है मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और वो परफॉर्म करनी चाहिए डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे, लाइक टैबलेट पे, फैबलेट पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डिफरेंट PC पे, डिफरेंट स्क्रीन पे आपकी मोबाइल आपकी जो वेबसाइट है वो बेसिकली फुली रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कहीं स्टक नहीं होनी चाहिए। तो वो ये चीज़ होती है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करता चलूँ छोटी सी बस, कि इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो, इंटरनेट ट्रैफिक जो है मैं आपको बताता चलूँ उसमें थोड़ा सा, कि इंटरनेट ट्रैफिक बेसिकली मैं आपको इसमें बस एक इसमें ऐड करूँगा, फिर हम आगे दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ओवर 60% ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक कम्स इन फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। तो बेसिकली ये होता है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपके लिए जो है वो रिकवर करूँगा और उसको डिटेल बताऊँगा। अभी बस वीडियो जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग ना हो जाए। तो आपको पता है कि ओवर अगेन मैं इसमें आपको एक चीज़ बस थोड़ी सी बताऊँ कि ओवर 60% वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो आपकी मोबाइल डिवाइसेस से आ रही है। ओवर 60% ट्रैफिक, कैन यू इमेजिन? तो आप इमेजिन कर लें कितना बड़ा स्पेस है, कितना ह्यूज नंबर है, कितना बड़ा नंबर है कि वो आप जो ट्रैफिक है आपकी वो मोबाइल आपकी वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो मोबाइल डिवाइसेस से आ रही है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। नंबर 5, डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग। इसमें मैंने दो चीज़ें रखी हैं, विजुअल डिज़ाइन एंड एसेसिबिलिटी। अच्छा, विजुअल डिज़ाइन को देख लेते हैं। विजुअल डिज़ाइन यूज़ अ कंसिस्टेंट कलर स्कीम, टाइपोग्राफी एंड इमेजरी दैट अलाइन विद योर ब्रांड आइडेंटिफाई, ensure the design is visually appealing and supports a positive user experience। बेसिकली इसमें भी यूज़र एक्सपीरियंस ही ऐड होता है विजुअल डिज़ाइन में। लेकिन क्योंकि ये अलग से थोड़ा सा डिस्कस करना था, मैंने आपको बताना था, इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो इसलिए मैंने इसको अलग से विजुअल डिज़ाइन के केस में ऐड किया डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग के अंदर। क्योंकि डिज़ाइन ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई सपोज़ आप इस तरीके से समझ लें कि आप कोई स्टोर खोलते हैं,
आप कोई डिपार्टमेंट स्टोर खोलते हैं, कोई छोटा मिनी स्टोर खोलते हैं, कोई भी आप स्टोर खोलते हैं, कोई भी आप बिज़नेस स्टैब्लिश करते हैं जिसमें फ़िज़िकल लोगों की अपीयरेंस हो, फ़िज़िकल लोग आएँ, तो उसको आप जब तक उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी, जब तक आपने उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं की होगी, वहाँ पे आपने अच्छा जो है वो इंटीरियर जो है वो उसका अच्छा नहीं होगा, उसके आपने शेल्फ नहीं ऐड किए होंगे, प्रोडक्ट आपकी विजिबल नहीं होंगी, तो जब तक जो है वो आपका बायर जो है, जो भी आपका वॉक इन कस्टमर है, वो सिर्फ बाहर से ही देख के चला जाएगा, अंदर एंटर नहीं होगा, क्योंकि बाहर से ही उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है बेसिकली जो उसको आएगा, जो उसको फ़ील आएगा बेसिकली यही आएगा कि ये कोई बहुत ही कोई पुराना सा बिज़नेस है या कोई बहुत ओल्ड फैशन बिज़नेस है, या यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जो मेरी नीड और रिक्वायरमेंट को पूरा करती हूँ। चाहे आपने वो एडवांस अपडेटेड सारी आपके पास सारी प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल हो, लेकिन आपने उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि वो यूज़र आता है और वो देख के मतलब वहाँ से वॉक इन कस्टमर आता है और वो देख के आगे बढ़ जाता है और बराबर या सामने वाली मार्केट्स में या वहाँ स्टोर्स में जाके वो अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज आपसे आपकी सर्विस और प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसों में बाय कर लेता है, लेकिन आपके पास नहीं आता। तो बेसिकली मैंने आपको ये एग्जांपल कोट करके विजुअल डिज़ाइन के केस में बता दिया, तो आप इस तरह से इसको समझ लें। तो वो यही चीज़ होती है कि आपकी जो साइट है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन होनी चाहिए, उसकी टाइपोग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कलर थीम स्कीम ये सारी चीज़ें बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत जो है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसके अंदर ब्रांड आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। अच्छा, एसेसिबिलिटी के अंदर हम देख लेते हैं कि एसेसिबिलिटी बेसिकली क्या है। मेक योर वेबसाइट एसेसिबल टू ऑल यूज़र, इंक्लूड दोज विद disabilities. This involves using alt text for image, proper कंट्रास्ट रेशोज़ एंड एसेसिबल नेविगेशन। आपकी वेबसाइट एसेसिबल नेविगेशन होना चाहिए, जो उसकी नेविगेटिंग है वो ठीक तरीके से अप्लाई होना चाहिए। डिफरेंट वो पेजेस पे जा रहा है, डिफरेंट सर्चेस कर रहा है, डिफरेंट आपने उसके अंदर बटन्स ऐड किए हुए, यही बेसिकली नेविगेशंस होती है। ये बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एसेसिबल टू ऑल यूज़र्स के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो एसेसिबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑल टेक्स्ट फॉर इमेजेस। तो ये सारी चीज़ें, और जो है वो प्रॉपर जो है ना वो कंट्रास्ट रेशोज़ होना चाहिए, ठीक तरीके से सारी चीज़ें आपकी डेवलप होना चाहिए। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल रेस्पॉन्सिव से जो है वो स्टार्ट करूँगा लेक्चर, कि आपको थोड़ा सा इसमें और ऐड करके बताऊँगा कि वीडियो भी लंबी ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफ कर दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।